नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत की बात। सबसे पहले आज बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है, ऑब्जर्वर बनाया गया है। इधर 2 दिन दिल्ली में मैराथन मीटिंग करने के बाद सीएम योगी लखनऊ लौट चुके हैं और लखनऊ पहुंचकर कोर कमेटी के साथ बैठक भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है। राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्हें उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बनाया गया है। पहली बार बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश के लिए अमित शाह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, तो राजनाथ सिंह उत्तराखंड के लिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चुनाव में बीजेपी ने जो जीत का डंका बजाया है, उसकी गूंज देश की संसद में भी सुनाई दे रही है। आज करीब 1 मिनट तक संसद में ताली और मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए। आप भी देखिए विजय वाली ताली, मोदी मोदी वाली। लोकतंत्र का मंदिर आज मोदी मोदी की गूंज से झूम उठा। बजट सत्र में आज जब पीएम मोदी लोकसभा पहुंचे तो एनडीए के सांसदों ने कुछ इस तरह उनका इस्तकबाल किया। स्पेशल बॉक्स विराजमान है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पूरा मंत्रिमंडल एक सुर में तालियां बजाने लगा। पीएम हाथ जोड़े हुए अपनी कुर्सी की तरफ आगे बढ़ते रहे। उनके साथ रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन पिछली कतार में बैठे नेता मोदी मोदी के नारे बुलंद करते रहे। कैमरे ने प्रधानमंत्री को क्लोज फ्रेम में भी उकेरा, लेकिन वो अपने काम में मशगूल रहे। इस दौरान वहां ऑस्ट्रेलियाई सदन के विशेष अतिथि गण मौजूद थे, जो पीएम मोदी की इस लोकप्रियता को देखकर हैरान रह गए और आपस में चर्चा करने लगे। और मोदी मोदी के नारों के साथ तालियों की गूंज करीब 55 सेकंड तक यूं ही जारी रही। हो गया। मोदी मोदी के नारों की पटकथा छिपी है 10 मार्च के चुनावी नतीजों में, जब 4 राज्यों में बीजेपी ने जोरदार तरीके से सत्ता रिटेन की। संसदीय शिष्टमंडल पीएम मोदी ने जीत के बाद ही 22 की जीत को 24 का ट्रेलर बता दिया था। और अगर ये सच साबित हुआ तो संसद के पटल पर ऐसे ही मोदी मोदी की गूंज जारी रहेगी। और अब बात कश्मीरी पंडितों के पलायन की, जिसे वैसे तो 30 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इन दिनों कश्मीरी पंडितों के दर्द पर एक बार फिर से चर्चा हो रही। इसकी वजह है एक फिल्म, नाम है द कश्मीर फाइल्स। क्या है इस फिल्म पर फसाद, देखिए। 30 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब कश्मीरी पंडितों के लब फिर से आजाद हो रहे हैं। सालों से कश्मीरी पंडितों की बेबसी, उन पर हुए अत्याचार को सियासत ने बर्फ की जिस मोटी चादर से दुनिया के सामने छिपा कर रखा था, अब उससे झूठ और अत्याचार की बर्फीली चादर फिसल रही है। मेरा मानना यह है कि डेमोक्रेसी में सरकारें कभी भी सिस्टम को नहीं चलाती हैं, वोट बैंक्स चलाते हैं। चूंकि आपकी यहाँ की डोगरा कम्युनिटी हो गई, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हो गई, इन लोगों का वोट बैंक की कोई चिंता करता नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े वोट बैंक हैं नहीं। लेकिन अब जैसे ये फिल्म है, ये फिल्म एक आवाज बनती है। जब ये आवाज बनती है तो सरकार भी उसको सुनती है। 1990 की इन सर्द रातों को याद कर आज भी कश्मीरी पंडितों की रूह सिहर जाती है। इसलिए इस शुक्रवार को जब कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो कश्मीरी पंडितों के आंखों के सामने वो सारी काली रातें अचानक सामने आ गई। अब ये है कि ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं है हमारे लिए कश्मीरी पंडित्स के लिए हकीकत है। अभी भी लोग हमको सुन ही रहे हैं, तो एक्शन कब होगा, हम वापस कब जाएंगे, सबके दिमाग में तो यही सवाल है। आज हमारी कहानी दोहराई गई है। आज हम जानते हैं कि किस तरीके से हमें बेघर किया गया, किस तरीके से हमारे भाइयों को, हमारे अपने पिताओं को मारा था और किस तरह से हम टेंटों में रहे हैं।
19 जनवरी 1990 को कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने का फरमान जारी हुआ था। एक ही दिन में 60,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने परिवार समेत कश्मीर घाटी छोड़ी थी। 1990 में तकरीबन 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर घाटी छोड़ी थी। घाटी में उस वक्त कश्मीरी पंडितों की आबादी लगभग 5 लाख थी। साल 1990 के अंत तक 95% कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ चुके थे। 32 साल पहले लाखों कश्मीरी हिंदू तहस नहस कर दिए गए। हमारे भाई बहन, बूढ़े, बच्चे, मेरे अपने, मानो मेरे हाथ पांव, बाजू, मेरा खून, ये हार्ड मांस का शरीर जैसे रातों रात जिहाद ने रौंद डाला। 90 करोड़ का ये भरा पूरा देश बेखबर रहा। पुलिस मानो गायब हो गई, सेना छावनियों में पड़ी रही, मीडिया गूंगा बहरा हो गया और कश्मीर हम हिंदुओं से खाली करा लिया गया। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर राजनीति भी हो रही है। एक और जहां बीजेपी फिल्म को हर राज्य में टैक्स फ्री करने की मांग कर रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक हित की फिल्म करार देकर निशाना साध रहा है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फिल्म मेकर्स टैक्स फ्री की मांग क्यों कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित की फिल्म के लिए जीएसटी माफ किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक हित की फिल्म के लिए नहीं। शिवसेना जहां फिल्म को टैक्स फ्री करने का विरोध कर रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी ने उद्धव सरकार से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। एक और हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना लोग मांग कर रहे, उसके बाद भी इसे टैक्स फ्री नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्या कांग्रेस का दबाव है इस कारण वे नहीं कर रहे? कहां खो गया उनका हिंदुत्व? यानी सत्ता के मोह में ये पूरी तरह से धृतराष्ट्र की तरह आंखों पे क्या पट्टी बांध के बैठे हैं। इन्हें इस फिल्म को टैक्स फ्री करना होगा, वरना महाराष्ट्र का हिंदू भाई सड़कों पर उतरेगा। हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक सरकार ने फिल्म को अपने राज्य में जहां टैक्स फ्री किया है, वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने फिल्म कश्मीर फाइल को दिखाने के लिए पुलिस के जवानों को स्पेशल छुट्टी का ऐलान किया है। कल फिल्म के निर्माता और डायरेक्टर ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। अब आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां विधानसभा के बजट सत्र में आज बड़ा हंगामा हो गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लखीसराय में कानून व्यवस्था को लेकर जैसे ही सवाल उठाया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना गुस्सा हुए कि स्पीकर पर ही भड़क उठे। सीएम और स्पीकर में नोकझोंक भी हुई। देखिए कैसे। इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दें जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। बिहार में एक बार फिर इस तरह गुस्से में दिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। रिकमेंडेशन देगी और इस बार नीतीश का गुस्सा तो बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा पर ही फूट गया। देखिए नीतीश का ये पूरा गुस्सा। मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। मैं जब प्रश्न आया, दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय का मामला उठाया था। उस वक्त सीएम नीतीश कुमार अपने चैम्बर में थे। मामला उठते ही वो बेहद नाराज हो गए। गुस्से में सदन में आए और हंगामा करने वालों को जमकर फटकार लगा दी। स्पीकर को भी नहीं छोड़ा। सदन में सीएम भड़के तो स्पीकर ने भी शांति से जवाब दिया। नोकझोंक चलती रही। 60 दिन से ऊपर हो गया मामला, क्षेत्र जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ये सम्मान आप लोगों ने ही दिया। जाते ही लोग क्वेश्चन खड़ा कर देता है, पूछता है आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके, और मैं एक दारोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक DSP की भी बात को नहीं रख पाता हूं। विधायिका का कई प्रश्न इस पर उठा है
आप लोगों की बैठक में यह मामला उठा है, जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना उसी तरह से सदन चलेगी। जिस पूरे लखीसराय मामले पर बवाल हुआ है उसके बारे में जानिए। लखीसराय में पिछले महीने सरस्वती पूजा के दौरान कानून तोड़ता जश्न का मामला है। कई जगह ऑर्केस्ट्रा के आयोजन में बार बालाओं का डांस हुआ था, हथियार लहराए गए थे, नोट भी बरसाए गए थे। आरोप है कि दबाव में पुलिस ने ऐसे आरोपियों को पकड़ा जो तमाशा देखने आए थे, असल मुजरिम बच गए। हम लोग और एक बात, इसी मुद्दे पर विधानसभा में कई दिन से हंगामा हो रहा था। स्पीकर खुद इस इलाके से जुड़े हैं। सीएम और स्पीकर में नोकझोंक हुई तो विपक्ष को निशाने साधने का मौका मिल गया। सभापति महोदय, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय गिड़गिड़ा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी क्लास लगा रहे हैं, नियम और संविधान बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का यही रिश्ता है। सरकार में सिर्फ ये सत्ता के लोभ में है, जनता की भलाई के लिए इनको मतलब नहीं है। वैसे कानून व्यवस्था से जुड़ा लखीसराय ताजा मामला है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐसे भड़कना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी नीतीश कुमार चुनाव प्रचार से लेकर सदन में विपक्ष पर बेहद गुस्सा दिख चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। बराबर बोलिएगा, बात नहीं सुनिएगा, तब हम कभी कुछ बोलेंगे। वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। बाहुबली फिल्म का एक डायलॉग खूब चर्चा में था। आप लोगों को भी शायद वो डायलॉग याद होगा। वो डायलॉग था, मेरा वचन ही है शासन। दरअसल योगी सरकार भी इसी डायलॉग को बीजेपी की यूएसपी बताने और बनाने में जुटी हुई है। मतलब बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा करके भी दिखाती है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादे तो ढेर सारे किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता होली से जुड़े उस वादे की है जो योगी को सीएम पद की शपथ लेने से पहले पूरा करना है। होली के सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में योगी अपने वचन को शासन बताने वाली बात कैसे साबित करेंगे, इसका इंतजार कईयों को है। यहाँ आप देखेंगे कि अंदर पुताई का काम चल रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जीत मिल गई, जश्न भी हो गया और अब जनता के रिटर्न गिफ्ट की बारी है। योगी सरकार की बारी है जो कहती है कि मेरा वचन ही है शासन। वो कौन सा वचन है जिसे होली से पहले पूरा करना योगी की प्राथमिकता है और चुनौती भी? वो कौन सा वचन है जो सीएम पद की शपथ से पहले उन्हें पूरा करके दिखाना है? इस सवाल का जवाब दें उससे पहले इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। रविवार से सीएम योगी दिल्ली में हैं और लगातार नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। रविवार को उनकी मुलाकात पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से हुई, तो आज उन्होंने राष्ट्रपति के साथ ही नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। चुनाव के बाद इन मेल मुलाकातों का मकसद एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना है। एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक इन मेल मुलाकातों में सरकार बनाने की रणनीति और कितने मंत्री किस क्षेत्र से आएंगे ये सब तय किया जा रहा है। इसके अलावा एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक 20 या 21 मार्च को सीएम योगी की शपथ लखनऊ में हो सकती है। सूत्रों की माने तो सीएम के साथ 57 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें 22 से 24 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि 7 से 9 मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हो सकते हैं।
सूत्रों की माने तो बीजेपी यूपी इस शपथ ग्रहण समारोह को बेहद भव्य बनाने जा रही है। इस शपथ ग्रहण समारोह में न केवल प्रधानमंत्री बल्कि प्रमुख कैबिनेट मंत्री और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित करने की योजना है। इसके अलावा हर जिले में एलईडी लगाकर मुख्यमंत्री योगी के शपथ ग्रहण समारोह को दिखाने की तैयारी की जा रही है। इस बार ये शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में संभव है। शपथ ग्रहण में तो 1 हफ्ते का समय है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि शपथ से पहले वचन निभाने की बारी है। दरअसल योगी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि 10 मार्च को जीत हासिल करने के बाद बीजेपी होली और दिवाली के मौके पर फ्री सिलेंडर देगी। 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। 60 साल से ऊपर की हर महिला को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। गैस का जो सिलेंडर आपको दिया है, होली और दिवाली को एक गैस का सिलेंडर मुफ्त देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। 10 तारीख को काउंटिंग है, 15 तारीख को होली है, 10 को भाजपा की सरकार, 15 तारीख को महिलाओं को एक गैस का सिलेंडर मुफ्त मिल जाएगा। दे यहाँ तो कहा फायदा हुई जब दे यहाँ फ्री में यहाँ पता तो चला है कि फ्री सिलेंडर मिली है, तो मतलब फ्री ही किया जाए, और अगर फ्री ना हो पा रहा तो कुछ बहुत पैसे से मतलब मिले, वरना तो फ्री मिले। हम लोग चाहते हैं हमारे सिलेंडर फ्री दिए जाए। होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन योगी सरकार के मुफ्त सिलेंडर वाले वादे पर गांव की महिलाएं क्या सोचती हैं, उन्हें कितनी उम्मीद है, ये जानने समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे लखनऊ से सटे सुनहरा गांव पहुंचे, जहां मुफ्त में मिले सिलेंडर तो मौजूद थे, लेकिन सिलेंडर का दाम बढ़ने के बाद बहुत सारे घरों में चूल्हे ने वापसी कर ली है। आप बताइए, सिलेंडर जब ये मिला था तो उससे क्या राहत मिली थी आपको? उससे पहले खाना कैसे बनाती थी? अरे चूल्हे में बनाई थी रहा ना, जब सिलेंडर मिला तो सिलेंडर में बनाए ना, जब खत्म होगा फिर चूल्हा जलाए ना, फिर भराए, पैसा फिर भराए ना। अभी तो महंगा हो गया सिलेंडर काफी, अभी कैसे काम चला रही है? अब तो चूल्हे में बना रहे हैं। अजय दुबे ने गांव की महिलाओं से पूछा कि त्योहार पर फ्री सिलेंडर वाले तोहफे के ऐलान के बीच उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं। सरकार से यही मांग है कि हम लोग को मतलब गरीब मने को फ्री दिया जाए। अब ये मतलब हम लोग समझ लो झोपड़ी, ये टूटा फूटा घर है, झोपड़ी ही समझ लो। इतने बड़े बड़े घर रहे ना, कहाँ से कमाई करे, कहाँ से 4 बच्चे पाले, कहाँ से मतलब इतना ज्यादा सिलेंडर का खर्चा बढ़ा के मतलब भराई करें। ये लखनऊ के सुनहरा गांव की वो महिलाएं हैं जिन्हें उम्मीद है कि महंगाई के इस दौर में जब सिलेंडर का दाम 1000 पहुंच चुका है, तब योगी सरकार होली पर फ्री सिलेंडर पहुंचाएगी तो घर में गुंजिया बनेगी। वादा पूरा करना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी को साबित करना है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है, और योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि वादा जरूर पूरा होगा। हमने पिछली बार भी जिस दिन अपना संकल्प पत्र जारी किया था 8 जनवरी को, उस दिन भी इस बात को कहा था कि हमने लगभग सभी वादे पूरे किए, और जनता इसीलिए सबसे ज़्यादा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर ही करती है। आप उस संकल्प पत्र के अध्यक्ष थे, जो घोषणा पत्र समिति बनी थी, और कई सारे वायदे इस बार काफ़ी चर्चा में हैं। होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर देने वाले हैं, और होली बिल्कुल नज़दीक है, तो कैसे देंगे और किन किन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला? देखिए,
होली और दिवाली पर हमने इस बात की घोषणा की है कि साल में 2 सिलेंडर हम देंगे और जल्दी ही आपको इसको मूर्त रूप देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होली और दिवाली पर 2 मुफ्त LPG सिलेंडर महिलाओं को मिलने हैं। ऐसे लाभार्थियों की संख्या उत्तर प्रदेश में 1,60,00,000 है। होली और दिवाली मिलाकर साल में 2 सिलेंडर यानी 3,22,00,000 सिलेंडर देने होंगे और इस पर करीब 2,895 करोड़ का खर्चा आएगा। सिर्फ होली की बात करें तो 937 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से योगी सरकार को 1400 करोड़ खर्च करके ये वादा पूरा करना होगा। लोगों के मन में सवाल होगा कि सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, तो सरकार शपथ से पहले इस वादे को पूरा कैसे करेगी? तो जवाब ये है कि इसका तरीका भी निकाल लिया जाएगा। तरीका क्या है, ये बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी। मुफ्त सिलेंडर देने का फैसला नीतिगत है जो बिना कैबिनेट में पास किए लागू नहीं हो सकता है और योगी सरकार 2.0 के गठन से पहले कैबिनेट बैठक होना मुमकिन नहीं। ऐसे में सूत्रों की माने तो मौजूदा परिस्थितियों में मुफ्त सिलेंडर के वायदे को पूरा करने के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा कार्योत्तर मंजूरी दे सकते हैं, यानी काम करने के बाद कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। मुख्य सचिव का आदेश जारी होते ही सभी एजेंसियों को लाभार्थियों को सिलेंडर पहुंचाने के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। तो होली के पहले सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सकता है और आज रात तक ये आदेश मुख्य सचिव कार्यालय से जारी होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा योगी सरकार के कुछ और लोक लुभावन वादे हैं जिन पर जनता की नजरें टिकी हैं। 14 दिन के भीतर गन्ना किसानों को भुगतान से लेकर सरकारी बसों में बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस सेवा का वादा है। फ्री बस सेवा के वादे को पूरा करने के लिए भी काम शुरू हो चुका है, जानकारी जुटाई जाने लगी है। एक तरफ योगी सरकार वादे पूरे करने में जुटी है तो दूसरी तरफ नई सरकार की रूपरेखा तैयार हो रही है। सीएम योगी की रविवार को पीएम मोदी से करीब 100 मिनट की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में योगी ने पीएम को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया। बाद में पीएम ने ट्वीट करके योगी की तारीफ की। इस ट्वीट के साथ ही पीएम ने योगी के सीएम बनने की औपचारिक मुहर लगा दी। अब चर्चा इस बात की है कि यूपी में योगी के डिप्टी सीएम कौन होंगे। मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बार लहर में भी हार गए, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को संगठन में भेजे जाने की चर्चा हो रही है। ऐसे में जिन नामों को लेकर इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है, उनमें बेबी रानी मौर्य का नाम सबसे पहले नंबर पर है। बेबी रानी मौर्य इस बार आगरा ग्रामीण सीट से विधायक बनी है। बेबी रानी मौर्य पिछले साल तक उत्तराखंड की राज्यपाल थी। यूपी चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी ने उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। बेबी रानी मौर्य उस जाटव बिरादरी से हैं जिस बिरादरी की मायावती भी हैं। पार्टी ने उन पर दांव लगाकर आगरा के इलाके में जबरदस्त वोट बटोरे। यूपी में जाटव वोटरों की संख्या 12% है। इस बार 21% जाटवों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 2017 में 8% जाटवों ने ही बीजेपी को वोट किया था। 65% जाटव अब भी बीएसपी के साथ हैं। ऐसे में सिर्फ एक डिप्टी सीएम बनाने की नौबत आती है तो बीजेपी की पसंद बेबी रानी मौर्य हो सकती हैं। लेकिन एक से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो फिर नंबर 2, 3 या 4 तक जा सकता है। ऐसे में डिप्टी सीएम के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है, मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री ब्रजेश पाठक का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। जहां तक मंत्रियों का सवाल है तो इस बार नए चेहरों को लेकर काफी चर्चा हो रही है और इन चेहरों में सबसे चर्चित चेहरा है कन्नौज से चुने गए पूर्व आईपीएस असीम अरुण, बलिया से जीते बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, नोएडा से दूसरी बार विधायक बने पंकज सिंह।
सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा को दूसरी बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस बीच बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास को उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक बनाकर भेजने का फैसला लिया है। तो साफ है कि यूपी में योगी के मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली सरकार भी एक्शन में है। दिल्ली से लखनऊ लौटकर सीएम योगी जो कोर कमेटी की बैठक कर रहे थे वो भी अभी खत्म हुई है। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर यह है कि लखनऊ में सीएम योगी की जो बैठक चल रही थी कोर कमेटी की वो खत्म हो गई है। दिल्ली से लौटे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके बाद लखनऊ पहुंचते ही बैठक का सिलसिला शुरू हुआ। ये बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।